वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है महागुरु ऑनलाइन क्लास में। और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं गोरों का आक्रमण। गोर कौन थे, कहाँ से आए थे, इन्होंने भारत पर कब क्यों आक्रमण किया, जरा ध्यान से सुनिएगा। अफगानिस्तान में एक राज्य है गजनी, जिसके बारे में हम आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुके हैं। गजनी का एक सूबेदार था, जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। वहाँ का सूबेदार था। ये भारत पर राज करने का इच्छुक था, भारत पर आक्रमण करना चाहता था और यहाँ पर अपना शासन चलाना चाहता था। इसीलिए मोहम्मद गोरी ने सन 1175 में आक्रमण किया भारत पर। क्योंकि ये गोर वंश का था, गोर जाति से था, इसका नाम भी मोहम्मद गोरी था, इसीलिए इसके आक्रमण को गोरों का आक्रमण कहा जाता है। मोहम्मद गोरी ने वो आक्रमण किया था। सबसे पहला आक्रमण गोरों का मोहम्मद गोरी द्वारा किया गया सन 1175 में मुल्तान पर, जो पाकिस्तान में है, मुल्तान पर आक्रमण किया था। और आक्रमण करके वहां पर जीत गया और अपना अधिकार कर लिया। तो वहां पर इसका अधिकार हो गया। इसके बाद 1176 में, एक साल के बाद, फिर इसने दोबारा आक्रमण किया। वो कहाँ किया? गुजरात पर। यहाँ पर तो इसका अधिकार हो ही गया था मुल्तान पर। फिर इसने अगले साल फिर दूसरी जगह आक्रमण किया। वो किया गुजरात पर, लेकिन गुजरात में ये हार गया और वापस भाग आया। इसके बाद 1186 में फिर इसने आक्रमण किया। वो कहाँ किया? लाहौर पर आक्रमण किया 1186 में। वहां पर उस समय गजनी वंश का राज चल रहा था, गजनी का साम्राज्य चल रहा था। उनके साथ युद्ध किया और वहां पर जीत गया। जीतकर वहां पर भी अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद इसने फिर लाहौर के पास ही पेशावर और सिंध है, उन्हीं के पास, वहां पर भी अपना अधिकार कर लिया। तो इस तरीके से इसने 1175 में किया मुल्तान पर अधिकार कर लिया, 1176 में किया गुजरात पर, लेकिन वहां हार गया। 1186 में लाहौर पर किया, वहां भी अधिकार कर लिया, और वहीं साथ के साथ ही पेशावर और सिंध पर भी अपना अधिकार कर लिया। अब आगे बढ़ा जाए और जो दिल्ली है और प्लस अजमेर, दिल्ली और अजमेर, वहां पर भी अपना अधिकार कर लिया जाए, वहां पर भी आक्रमण किया जाए दिल्ली और अजमेर पर। उस समय दिल्ली और अजमेर का राजा कौन था? वो था पृथ्वीराज चौहान। आप सब लोग जानते भी है, उस समय दिल्ली और अजमेर पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था, जो एक राजपूत राजा थे और शक्तिशाली थे। इन्होंने अपने कुछ साथी राजाओं के साथ मिलकर एक संगठन बना रखा था। अगर कोई उन पर आक्रमण करता था तो इन सभी राजाओं की सेना एक साथ उस पर आक्रमण करती थी। इसीलिए ये हमेशा जीतते रहते थे, कभी हारते नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान तो मजबूत संगठन था, शक्तिशाली शासक रहा पृथ्वीराज चौहान। तो ये दिल्ली और अजमेर पर अपना राज करना चाहता था मोहम्मद गोरी, तो इसके साथ आक्रमण करना था। पृथ्वीराज चौहान के बारे में इतिहास में ये बात भी है कि सभी राजा इसके साथ रहते थे, इसका साथ देते थे, लेकिन एक राजा था, वो कौन था? जयचंद। वो इसके साथ नहीं था। राजा जयचंद के साथ में पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी थी, शत्रुता थी। और राजा जयचंद कन्नौज के राजा थे, ये कन्नौज के राजा थे। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान का कभी साथ नहीं दिया। बाकी के सभी राजा इसके साथ रहते थे पृथ्वीराज चौहान के, लेकिन राजा जयचंद ये इससे शत्रुता रखता था। क्यों रखता था, उसके बारे में एक कहानी है, वो जरा ध्यान से सुनिएगा। राजा जयचंद की एक पुत्री जिसका नाम था संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की वीरता और पराक्रम पर मोहित हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान से शादी करना चाहती थी, जो राजा जयचंद को पसंद नहीं था। इस कारण
राजा जयचंद इसे शत्रु मानते थे इस बात से लेकर। इसके बाद राजा जयचंद ने अपनी पुत्री की शादी के लिए स्वयंवर किया और सभी राजाओं को, सभी राजकुमारों को उस स्वयंवर में बुलाया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को उस स्वयंवर में नहीं बुलाया गया, बल्कि पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए राजा जयचंद ने क्या काम किया कि पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति बनवाई, लकड़ी की मूर्ति बनवाई और उस मूर्ति को अपने महल के बाहर पहरेदार जहाँ खड़े होते हैं, वहाँ पर पहरेदार के रूप में उस मूर्ति को खड़ा कर दिया। पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए वहाँ पर बाहर खड़ा कर दिया, महल के जहाँ पहरेदार खड़े होते हैं, उस मूर्ति को वहाँ पर लगवा दिया। फिर क्या हुआ, स्वयंवर शुरू हुआ, सभी राजकुमार राजा बैठे हुए थे महल में, लेकिन जो राजकुमारी थी संयोगिता, उसने किसी के भी गले में वरमाला नहीं डाली। वो महल के बाहर गई और जो मूर्ति खड़ी हुई थी वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की, उस मूर्ति के गले में ही वरमाला डाल दी। पृथ्वीराज चौहान वो भी उन पर नजर रख रहे थे और उन्होंने एकदम से आक्रमण कर दिया अपने सैनिकों के साथ में उस स्वयंवर पर। जब आक्रमण हुआ, सभी सैनिक लड़ने लगे और पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को घोड़े पर बैठाकर वहां से भाग आए और सीधे दिल्ली चले आए। दिल्ली आकर उन्होंने संयोगिता के साथ में शादी कर ली और वहां पर रहने लगे। इस कारण राजा जयचंद की पृथ्वीराज चौहान से और ज्यादा दुश्मनी, शत्रुता बढ़ गई थी। इसीलिए राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं थे। इसके बाद मोहम्मद गोरी अब दिल्ली और अजमेर पर आक्रमण करना चाहता था, तो उसने सन 1191 में पहला युद्ध किया दिल्ली और अजमेर के लिए, जिस युद्ध का नाम था तराइन या फिर तरावड़ी का प्रथम युद्ध जो 1191 में किया था। किस किस के बीच हुआ था? ये मोहम्मद गोरी ने किया था दिल्ली हासिल करने के लिए पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो ये प्रश्न भी अनेकों बार पूछा जा चुका है कि तराइन का युद्ध प्रथम या फिर तरावड़ी का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था? वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया था तराइन के प्रथम युद्ध में। इसके बाद अगले साल ही 1192 में उसने दूसरा युद्ध किया। तो दूसरा युद्ध भी इसी नाम से प्रसिद्ध है, तराइन या तरावड़ी का द्वितीय युद्ध। ये 1192 में भी हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, ये भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया था। दूसरे युद्ध में हार गया और मारा गया। सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान मारा गया तराइन के दूसरे युद्ध में। इसके बाद क्या हुआ, वहां पर उसका अधिकार हो गया मोहम्मद गोरी का दिल्ली और अजमेर पर। इसके बाद 1194 में मोहम्मद गोरी ने, जो उसका शत्रु था पृथ्वीराज चौहान का, राजा जयचंद कन्नौज का राजा था, कन्नौज का, वहां पर आक्रमण किया। और वो जो आक्रमण हुआ था चंदावर नामक स्थान पर। इसलिए उस युद्ध को चंदावर का युद्ध भी कहते हैं। वो हुआ था राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि चंदावर का युद्ध किन के बीच हुआ था? वो राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। वहां का राजा जयचंद था, उसके साथ युद्ध हुआ और इस युद्ध में राजा जयचंद भी मारा गया और कन्नौज पर भी उसका अधिकार हो गया मोहम्मद गोरी का। वहां भी उसका अधिकार हो गया, वहां भी उसका राज चलने लगा। 1194 में, सन 1205 में उसने, मोहम्मद गोरी ने
फिर आक्रमण किया, कहाँ पर? खोकर, खोखरों के साथ, खोखरों के साथ। ये मध्य पंजाब में रहते थे, मध्य पंजाब में। खोकर लोग जो थे मध्य पंजाब में रहते थे, वहां पर उन्हीं का राज चलता था मध्य पंजाब पर। उनके साथ उनका युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी का, खोखरों के साथ। ये लड़ाकू प्रवृत्ति की जाति के लोग थे, इनके साथ युद्ध हुआ और इस युद्ध में ये खोकर लोग जो थे ये हार गए थे और वहां पर भी मोहम्मद गोरी का राज हो गया था 1205 में। इसके बाद क्या हुआ? 1206 में, 1206 में मोहम्मद गोरी वापस अफगानिस्तान जाना चाहता था, अपने राज्य गजनी। तो यहाँ पर जो उसके जीते हुए राज्य थे वहाँ पर किसी न किसी को राजा बना के जाना था। तो किसे बनाया उसने राजा? तो मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था, सेनापति जो उसका गुलाम भी था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसको यहाँ पर उसने नियुक्त कर दिया कि मैं जा रहा हूँ गजनी वापस, तुम यहाँ का राजकाज देखो, यहाँ के शासक अब तुम हो। अगर मैं बाद में आया तो बाद में मैं ही बन जाऊँगा, लेकिन तब तक तुम ही रहो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ अपना शासक बनाकर, अपने जीते हुए राज्यों का शासक बनाकर 1206 में वो मोहम्मद गोरी गजनी के लिए वापस चल दिया। जब वो वापस जा रहा था तो रास्ते में सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर वो शाम के समय नमाज पढ़ने लगा। उस स्थान का नाम था दमियक, दमियक नामक स्थान पर शाम के समय नमाज पढ़ने लगा मोहम्मद गोरी। तो एक खोकर जाति का युवक जिनके साथ युद्ध हुआ था अभी 1205 में, पिछले साल ही, वहाँ का एक युवक था खोकर जाति का, वो शायद उसका पीछा कर रहा था। जब वो नमाज पढ़ने लगा वहाँ मोहम्मद गोरी, तो उसने आकर उसकी हत्या कर दी। खोकर युवक ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। तो वहाँ पर मोहम्मद गोरी को मार दिया गया 1206 में। इस प्रकार मोहम्मद गोरी का जो कार्यकाल रहा वो यहाँ पर समाप्त हो गया और यहाँ पर जो सत्ता थी, जो शासन था, वो उनके गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में आ गया। ये आज का हमारा चैप्टर आपको कैसा लगा? मोहम्मद गोरी का पूरा आक्रमण, उसने क्या किया, कहाँ कहाँ अधिकार किए, आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल का बटन दबाइए।